नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अभ्यास सीरीज में। ये एक ऐसी सीरीज है जहां क्लास 10 साइंस के हर एक चैप्टर के वन शॉट हम अपलोड कर रहे हैं। पहले 3 चैप्टर के वन शॉट हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, अब जाके चेकलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। अब हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4। ये है हमारा वीडियो नंबर 4 जहां हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को कवर कर रहे होंगे। ये सीरीज हम उसी तरीके से बना रहे हैं जो हमने प्रॉमिस किया था कि अगर आपको इनमें से किसी एक चैप्टर में से किसी एक टॉपिक में कोई डाउट हो रहा है या हर एक टॉपिक में डाउट हो रहा है, ये वन शॉट देख लीजिए, आपके वो डाउट क्लियर हो जाएंगे। ये गारंटेड है। अगर आप वन शॉट देखने के बाद एनसीईआरटी कर लेते हैं, पीवाईक्यूज कर लेते हैं, देन उसके बाद आपके एग्जाम में सारे क्वेश्चन जो है वो सही होने लग जाएंगे। तो अब ध्यान से इस वन शॉट को देखिए एंड उसके बाद एनसीईआरटी रीड करने चले जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो नंबर 4 यानी कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को। स्टार्ट करते हैं कार्बन की इंपॉर्टेंस समझते हुए। कार्बन हमारी जिंदगी में क्यों इंपॉर्टेंट होता है? देखिए, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हमारी स्क्रीन पर भी जितनी चीजें हमें दिख रही है, चाहे वो प्लास्टिक हो, चाहे वो पेंसिल हो, चाहे वो क्लोथ हो, चाहे वो फूड हो, चाहे वो मेडिसिन हो, इन सभी चीज़ों में कार्बन एज अ कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है। सिर्फ इन्हीं चीज़ों में नहीं, और बाकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जहां कार्बन एज अ कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है। यानी कि हमारी डे टू डे लाइफ में जितने ऑब्जेक्ट्स, जितनी चीज़ें हम यूज़ कर रहे होते हैं, उन सभी में कार्बन प्रेजेंट होता है। तो इस बात से हमें ये तो पता चल गया कि कार्बन इतना इंपॉर्टेंट होता है। अब कार्बन इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है, कार्बन इतना वर्सेटाइल इन नेचर क्यों होता है, ये लेटर ऑन हम वीडियो में जानेंगे। तो इसकी खूबियां जानने से पहले इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि कार्बन आखिरकार है कौन। तो चलिए कार्बन का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। कार्बन का अगर एटॉमिक नंबर हम जाने तो उसका एटॉमिक नंबर होता है 6। अब इसके हम के शेल में देखें, यानी कि इस शेल में देखें, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप देख रहे होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे होंगे। एल शेल की तरफ नजर बढ़ाइए तो वहां आपको 4 इलेक्ट्रॉन दिख रहे होंगे। यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप क्या बोलोगे? 2 and 4। वहीं बात करो अगर इसकी वैलेंसी की, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 4। अब इसका वैलेंसी आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि थोड़ी देर बाद इसी के ऊपर हमें क्वेश्चन भी पूछेंगे। चलिए, यहाँ पे इंट्रोडक्शन हमने देख लिया है। अब यहाँ आपसे क्वेश्चन है कि सभी एलिमेंट स्टेबिलिटी कैसे अटेन करते हैं? ये कमेंट सेक्शन में आप जाके बताइए। देखिए, सभी एलिमेंट जो है वो स्टेबिलिटी कैसे अचीव करेंगे? अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को पाकर। यानी कि सभी एलिमेंट्स चाहेंगे कि उनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन चाहेगा कि वो 2 ही इलेक्ट्रॉन लेकर स्टेबिलिटी को अचीव कर ले। अब कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? क्योंकि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो कार्बन चाहेगा कि वो 4 और इलेक्ट्रॉन्स का कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर ले, या इन 4 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो हैं अभी, उनको लूज कर ले। तो यहां कार्बन को अगर स्टेबिलिटी अचीव करनी है तो उसके पास 2 रास्ते हैं। या तो भैया 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लो, या तो भैया 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर लो। अब इन दोनों ही सिनेरियो को 1 by 1 करके समझते हैं। पहले सिनेरियो नंबर 1 को देखते हैं, जहां कार्बन अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेता है तो क्या होगा। अब यहां पे एक चीज तो हमें पता चल गई कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स थे। अगर वो 4 गेन कर लेगा तो अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हम देखेंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हम देखेंगे तो 10 हो जाएंगे। मैं आउटर मोस्ट शेल की बात नहीं कर रहा, मैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूं। कार्बन के पूरे एटॉमिक स्ट्रक्चर में कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। प्रोटॉन्स की अगर बात करेंगे, तो प्रोटॉन्स तो 6 ही रहेंगे। 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद कार्बन क्या बनाएगा? कार्बन बना देगा C4 माइनस एनायन। अब इस C4 माइनस एनायन में 10 इलेक्ट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है, तो क्या 10 नेगेटिव चार्ज को क्या 6 पॉजिटिव चार्ज होल्ड कर पाएंगे? क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं होगा। तो इसी के कारण जो आपका C4 माइनस एनायन होगा वो क्या होगा? वो अनस्टेबल होगा। तो पहला सिनेरियो तो फेल हो गया। दूसरे सिनेरियो में क्या हो सकता था? कार्बन अपने जो आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन चारों इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे। उस सिनेरियो में कार्बन क्या बना रहा होगा? C4 प्लस कैटायन बना रहा होगा। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हम देखें इस सिनेरियो में तो कितने होंगे? 2। प्रोटॉन्स कितने होंगे? 6। तो यहां फिर से अनस्टेबिलिटी हो जाएगी, क्योंकि 6 पॉजिटिव चार्ज होल्ड कर रहे हैं, सिर्फ 2 नेगेटिव चार्ज हो। और यहां एक और दिक्कत ये होगी कि जब भी हमें एक इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करना होता है, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना होता है किसी भी एलिमेंट से, तो वहां हमें क्या सप्लाई करनी पड़ती है? वहां हमें सप्लाई करनी पड़ती है एनर्जी। 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 3 को रिमूव करना है तो उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहां पे एक एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए आपको एक चॉकलेट खरीदने हैं, आपने 2 रुपए आपको चाहिए, 2 खरीदने हैं आपको 4 चाहिए, 3 खरीदने आपको 6 चाहिए, 4 खरीदने तो आपको 8 चाहिए। बट आप खरीदने गए हो, आपके पास 8 रुपए ही नहीं है, आपके पास 6 ही रुपए हैं, तो क्या होगा? आप 3 ही जो है चॉकलेट खरीद पाओगे।
सेम केस यहाँ होता है, जब भी हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं तो हमें एनर्जी देनी होती है और हमारे पास अवेलेबल एनर्जी इतनी ही है कि हम 3 ही इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये वाला सिनेरियो तो पॉसिबल नहीं है, ना ही हम 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हैं, ना ही 4 गेन कर सकते हैं। दोनों ही सिनेरियो में हम क्या हो गए, कार्बन जो है वो असमर्थ हो गया। तो अब कार्बन किस तरीके से 8 इलेक्ट्रॉन्स अचीव करेगा? अब यहां आप सोचोगे नहीं करेगा, बट कर तो रहा है, क्योंकि कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स बना रहा है, इतनी सारी चीजों में प्रेजेंट है, तो भैया कर तो रहा होगा। तो यहां पे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है शेयरिंग ऑफ, इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो क्या है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। वो क्या करेगा? इन चारों इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? शेयर करेगा किसी दूसरे एलिमेंट के साथ। ठीक है, इन चारों इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया जाएगा किसी दूसरे एलिमेंट के साथ और वहां पर क्या किया जाएगा? अपने आउटरमोस्ट शेल को कंप्लीट किया जाएगा। जैसे यहां आप देख सकते हैं, कार्बन क्या करेगा? 4 हाइड्रोजन एटम के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। जैसे इस केस में कर रहा है, यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, यहां पे शेयर हो रहा है, यहां पे शेयर हो रहा है, यहां पर शेयर हो रहा है। और आप देखोगे इस तरीके से कार्बन ने अपने आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरे ऑक्यूपाइड कर लिए हैं। और वहीं हाइड्रोजन को अगर आप देखोगे तो हाइड्रोजन ने भी 2 इलेक्ट्रॉन अपने आउटरमोस्ट शेल में गेन कर लिए हैं। अब चारों हाइड्रोजन एटम को देख सकते हैं, उनके जो आउटरमोस्ट शेल है, ऑक्टेट नहीं होगा, हम आउटरमोस्ट शेल कह सकते हैं, उनके जो आउटरमोस्ट शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे होंगे। यानी कि यहां पर क्या हो रहा है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से स्टेबिलिटी को अचीव किया गया है। जो बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है उस बॉन्ड का नाम क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड। और जिन कंपाउंड्स में कोवेलेंट बॉन्ड होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? कोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं। यानी कि एक चीज क्लियर हो गई, 2 एलिमेंट जब इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और अपने आउटरमोस्ट शेल को अपनी स्टेबिलिटी को अचीव करते हैं, तो उस बॉन्ड को जहां जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है उस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे? उस बॉन्ड को हमने नाम दिया कोवेलेंट बॉन्ड। तो उम्मीद करता हूं कि कोवेलेंट बॉन्ड का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा। आयनिक बॉन्ड के रेफरेंस से समझिए, आयनिक बॉन्ड यानी कि जहां पर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, बट यहां क्या हो रहा है? यहां पर शेयरिंग हो रही है। ठीक है, ये डिफरेंस समझ में आ गया आपको आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड को देखते हैं। यहां पर 3 टाइप के कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, वन बाय वन हम तीनों ही कोवेलेंट बॉन्ड को कवर अप कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है? 2 एलिमेंट आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और क्या बनाते हैं? सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। इस सिंगल बॉन्ड को आप ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या एग्जांपल के तौर पे आप देखेंगे कि हाइड्रोजन में एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आपस में एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे, तो यहां 2 एलिमेंट्स के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं? 1 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। तो जो बॉन्ड बनेगा उसे आप क्या कहेंगे? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। तो उम्मीद करता हूं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड आपको समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ेंगे। अब जब 2 एलिमेंट 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे होंगे तो जो बॉन्ड बन रहा होगा उसे हम क्या कहेंगे? डबल कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। ऑक्सीजन के केस में देखते हैं, आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इन दोनों ने क्या किया? 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए और क्या बनाया? डबल बॉन्ड बनाया। डबल बॉन्ड को आप ऐसे डबल हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होगा? 2 एलिमेंट्स आएंगे, दोनों ही 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे होंगे। जो बॉन्ड बना उसे हमने क्या कहा? डबल कोवेलेंट बॉन्ड कहा। अब आगे बढ़ते हैं, इसी तरीके से ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड को देखते हैं। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड यानी कि 2 एलिमेंट्स आते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, 2 एलिमेंट्स आते हैं और वो क्या करते हैं? दोनों ही 3-3 इलेक्ट्रॉन्स लाते हैं कि भैया ये ले मेरे 3 इलेक्ट्रॉन, ये ले तेरे 3 इलेक्ट्रॉन, और हमने आपस में शेयर कर लिया। जैसे नाइट्रोजन, आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखेंगे 5 है, दोनों ने क्या कर रखा है? 3, और दोनों ने 3-3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रखा है। और यहां पर जब 2 एलिमेंट्स 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। यहां एग्जांपल हमने N2 मॉलिक्यूल में देखा, जहां पे नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में दोनों ही एलिमेंट ने 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रखे थे, दोनों ही नाइट्रोजन के एटम ने 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रखे थे और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड यहां पर बनाया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे एलोट्रोप्स क्या होता है। एलोट्रोप्स यानी कि एक ही एलिमेंट जो डिफरेंट फिजिकल शेप में प्रेजेंट होगा। ठीक है, एक ही एलिमेंट जो डिफरेंट फिजिकल शेप में प्रेजेंट होगा उसे हम क्या कहते हैं? एलोट्रोप्स कहते हैं। यहां पर हम बात कर रहे होंगे किस एलिमेंट के एलोट्रोप्स के बारे में? यहां पर हम कार्बन के एलोट्रोप्स के बारे में बात करेंगे।
तीन एलोट्रोप्स हैं, जो है डायमंड, ग्रेफाइट एंड तीसरा क्या है, बकमिनिस्टर फुलरीन, जिसे हम बकीबॉल के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए एक एक करके तीनों ही हम एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन के बारे में इन डिटेल जानते हैं। हमें पहले दो के बारे में ही इन डिटेल जानना है, तीसरे के बारे में कुछ खास इंफॉर्मेशन हमें रखनी, याद नहीं रखनी है, ठीक है। चलिए तो पहले कवर अप करते हैं हम डायमंड को, कि डायमंड क्या होता है। देखिए डायमंड ऐसा कुछ दिखता है, उसका 3D स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। यहां पर आप देखोगे कि ये एक कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम कितने कार्बन एटम से अटैच है, ये यहां पर 4 कार्बन एटम से अटैच है। अब किसी भी कार्बन एटम को डायमंड में अगर आप किसी भी कार्बन एटम को पकड़ के देखोगे तो वो 4 कार्बन एटम से 4 और कार्बन एटम से अटैच होगा, ठीक है, थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये एक बात होती है किसमें, डायमंड में एक बात होती है कि उसमें हर एक कार्बन एटम क्या कर रहा होता है, 4 दूसरे कार्बन एटम के साथ स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा होता है। अब यहां पे कार्बन एटम जो है वो स्ट्रांगली कनेक्टेड है 4 और कार्बन एटम से। इसी तरीके से इसी कनेक्शन को रिपीट करते हुए यहां पर एक 3D स्ट्रक्चर बनता है, और इसी 3D स्ट्रक्चर के कारण डायमंड जो होता है वो हार्ड होता है। तो अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए व्हाई डायमंड इज हार्ड, तो आप बोल सकते हैं कि वहां पर हर एक कार्बन एटम 4 कोवेलेंट बॉन्ड दूसरे कार्बन एटम्स के साथ बना रहा होता है, और एक 3D स्ट्रक्चर इसी के कारण बन जाता है, जिस 3D स्ट्रक्चर के कारण ही कार्बन जो आपका डायमंड है, कार्बन नहीं, जो आपका डायमंड है वो डायमंड क्या होता है, काफी हार्ड होता है। अब अगर हम बात कर रहे होंगे डायमंड के, तो ये हमने अभी बात की कि डायमंड में कार्बन कार्बन के बीच में स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड होता है। वहीं अगर हम बात करते हैं ग्रेफाइट की, तो ग्रेफाइट में क्या होता है, एक ऐसे हेक्सागोनल शीट होती है, और ये शीट इस तरीके से अरेंज की जाती है। इन शीट्स में क्या होता है, एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम के साथ अटैच होता है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। अब एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम के साथ अगर अटैच है तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह गया। यही फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, और ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। बट कार्बन तो एक नॉन मेटल है, बट स्टिल ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, तो ये एक एक्सेप्शन केस में भी आता है। लेकिन डायमंड के केस में क्या वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएगा, वहां तो चारों के चारों इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व थे, इसी के कारण डायमंड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाता, बट ग्रेफाइट कर पाता है। क्यों कर पाता है, क्योंकि वहां पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि यहां एक कार्बन एटम 3 ही कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, तो एक तो बच गया, और वही एक इलेक्ट्रॉन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में हेल्प करता है। अगर हम बात करते हैं ये हेक्सागोनल लेयर, इन हेक्सागोनल लेयर्स को हमने ऐसे लगा रखा है, इन शीट्स को हमने ऐसे इस ऑर्डर में लगा रखा है, ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, इनके बीच में क्या है, वीक फोर्स है। और ये वीक फोर्स क्योंकि बहुत ज्यादा वीक है, तो ये लेयर्स एक दूसरे के ऊपर क्या करती है, स्लाइड करती है, जिसके कारण ये स्लिपरी नेचर होता है, और इसी के कारण ये लुब्रिकेंट्स बनाने में भी यूज होता है। तो यहां हमने किसकी बात की, यहां पर हमने बात की ग्रेफाइट की। इसके बाद हम बात किसकी करेंगे, इसके बाद बकमिनिस्टर फुलरीन की हम बात कर रहे होंगे, जिसे हम C60 कहते हैं। देखिए इस C60 में दो चीजें आपको याद रखनी है। पहली चीज, इसे C60 बोलते हैं, बक्की बॉल बोलते हैं, और इसका स्ट्रक्चर जो है वो शॉकर बॉल की तरह है। दूसरी चीज, इसमें 5 मेंबर्ड रिंग होगी, इसमें 5 मेंबर्ड रिंग होगी, और इसमें 6 मेंबर्ड रिंग होगी, ठीक है। ये जो पूरा स्ट्रक्चर्ड है उसमें 5 मेंबर्ड रिंग आपको दिखेगी और 6 मेंबर्ड रिंग आपको दिखेगी, और इसको हम C60 बकी बॉल, और इसका जो शेप होता है वो सॉकर बॉल की तरह दिखता है, ठीक है। ये 3-4 चीजें आपको बकमिनिस्टर फुलरीन में याद रखनी पड़ेगी। तो यहां पर हमने एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन में कितने एलोट्रोप्स देखे, 3 एलोट्रोप्स देखे। पहले डायमंड को कवर किया, फिर ग्रेफाइट को कवर किया, और उसके बाद हमने बकमिनिस्टर फुलरीन को भी कवर कर लिया। अब सबसे मेन क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस चैप्टर को अगर हम कंसीडर करते हैं, कि कार्बन इतना वर्सेटाइल क्यों होता है, व्हाई कार्बन इज सो वर्सेटाइल। इसके पीछे 2 रीजन है। पहला रीजन है टेट्रावैलेंसी, और दूसरा रीजन है कैटिनेशन। अब टेट्रावैलेंसी क्या होता है, अब आप मुझे बताइए टेट्रावैलेंसी क्या होता है। स्टार्टिंग में मैंने आपको एक चीज बताई थी और बोला था ये चीज याद रखना। वो चीज क्या थी, वो चीज ये थी कि हमने बताया था कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, कार्बन की जो वैलेंसी होती है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसीलिए इसी कारण उसे हम क्या कहते हैं, टेट्रावैलेंट कहते हैं। यानी कि ये 4 इलेक्ट्रॉन्स, इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को आउटरमोस्ट शेल में जो 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन 4 इलेक्ट्रॉन्स के सहारे
कार्बन काफी सारे एलिमेंट्स के साथ, चाहे वो सल्फर हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो कार्बन हो, चाहे वो हाइड्रोजन हो, बाकी बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ क्या है, डबल बॉन्ड बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, ठीक है, और सिंगल बॉन्ड बना सकता है। इस तरीके से काफी मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन इन 4 इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस के कारण कार्बन बना सकता है। तो कार्बन के टेट्रावेलेंट होने का ही एक रीजन है, इसी कारण कार्बन जो है वो वर्सेटाइल इन नेचर होता है। यहां पे एक दूसरा रीजन भी है कार्बन का वर्सेटाइल होने का, वो है कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होता है अब आप पूछोगे, तो कैटिनेशन का मतलब होता है कार्बन की एबिलिटी वो एक लॉन्ग फॉर्म ऑफ चेन बना सकता है, यानी कि कार्बन 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 बॉन्ड की वो लॉन्ग फॉर्म चेन बना सकता है, चाहे वो स्ट्रेट चेन हो, चाहे वो ब्रांच चेन हो, चाहे वो क्लोज रिंग चेन हो, वो अलग अलग वेरिएशन की जो है चेन्स आपको बनाकर दे सकता है। यही प्रॉपर्टी होती है कार्बन की। और एक और चीज होती है, जो कार्बन कार्बन जो बॉन्ड बनता है ना, वो बहुत स्ट्रांग होता है। क्यों स्ट्रांग होता है? बिकॉज कार्बन का जो न्यूक्लियस होता है, कार्बन की अगर साइज देखते हैं तो उसकी साइज स्मॉल होती है, तो स्मॉल न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉन को टाइटली होल्ड करके रखता है, इसलिए जो बॉन्ड बनते हैं वो काफी स्ट्रांग बनते हैं। तो कार्बन वर्सेटाइल इन नेचर क्यों होता है? आंसर उम्मीद करता हूं आपको मिल गया होगा, टेट्रावेलेंसी, यानी कि वैलेंसी उसकी 4 है, इसी के कारण वो टेट्रावेलेंट कहलाता है। और कैटिनेशन यानी कि कार्बन की एबिलिटी लॉन्ग फॉर्म चेन बनाने की, ठीक है। और इन्हीं दोनों के कारण, इन्हीं दोनों रीजंस के कारण कार्बन जो है वो काफी ज्यादा वर्सेटाइल है और इतने वास्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो बना रहा होता है। अब आप बोलोगे सर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होता है? यानी कि ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन प्रेजेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। जैसे मीथेन में आपको कार्बन दिख रहा है, मिथेनॉल में आपको कार्बन दिख रहा है, तो ये सारे किसके एग्जाम्पल होंगे? ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एग्जाम्पल होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के टाइप देखते हैं। यहाँ बहुत सारे टाइप है, जैसे हाइड्रोकार्बन हो गया, जैसे अल्कोहल हो गया, जैसे हेलो अल्केन हो गया, फिर अल्कोहल हो गया, अल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। ऐसे वाइड नंबर ऑफ एग्जांपल्स, वाइड नंबर ऑफ टाइप्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले हाइड्रोकार्बन को कवर करना है कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट होता है। ये तो नाम से ही पता चल रहा है, हाइड्रो जो कि किसके लिए स्टैंड करेगा? हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रो यानी कि हाइड्रोजन, और ये तो कार्बन ही बता रहा है। तो ऐसे कंपाउंड जो एंटायरली हाइड्रोजन और कार्बन के बने होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कुछ एग्जांपल यहां दे रखा है, मीथेन है, इथेन है, ठीक है, इथीन हो गया, इथाइन हो गया, बहुत सारे, प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हो गए जहां पर सिर्फ और सिर्फ दो ही एलिमेंट प्रेजेंट है कंपाउंड के अंदर, एक है कार्बन और दूसरा है हाइड्रोजन। अब हाइड्रोकार्बन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। हाइड्रोकार्बन का जो बॉन्ड होता है, हाइड्रोकार्बन में कोवेलेंट बॉन्ड होता है जो कि कंपैरेटिवली वीक होता है, जिसके कारण उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लो होता है। और यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट नहीं होते, जिसके कारण ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। और तीसरी चीज, ये नॉन पोलर इन नेचर होते हैं, तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होंगे और पोलर सॉल्वेंट में ये सॉल्युबल नहीं होंगे, पोलर सॉल्वेंट में ये इनसॉल्युबल होंगे। तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद रखनी है किसकी? हाइड्रोकार्बन की। पहला, इनकी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, रीजन बता दिया गया है। दूसरा, ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, रीजन बता दिया गया है। तीसरा, ये पोलर सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होता है और नॉन पोलर सॉल्वेंट में ये सॉल्युबल होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हाइड्रोकार्बन की कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ ली, अब हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन हम देखेंगे। तो हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स यानी कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, वापस से एक बार रिपीट कर देते हैं कि ऐसे हाइड्रोकार्बन, ऐसे कंपाउंड जहां कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही पाया जाए, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहां हो गए? जहां पर या तो आपको डबल बॉन्ड देखने को मिल जाएगा कार्बन कार्बन के बीच में, या कार्बन कार्बन के बीच में आपको ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे कंपाउंड जहां कार्बन कार्बन के बीच में एक या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिल जाए, तो उन कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? उन कंपाउंड्स को हम कहेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में एक और क्लास आती है जिसे हम कहते हैं अल्केन्स, ठीक है, जिनमें सिंगल सिंगल बॉन्ड होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? अल्केन्स कहते हैं। जैसे मीथेन एक एग्जांपल हो गया, इथेन एग्जांपल हो गया। वहीं अगर हम अनसैचुरेटेड में बात करते हैं, तो अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, एक डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? उस क्लास को हम बोलेंगे अल्कीन्स, जहां पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। और वहीं कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड देखने को प्रेजेंट होगा, तो
तो उस क्लास को हम क्या कहेंगे, अल्काइंस। अल्कीन का एक एग्जांपल इथीन है, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में आपको डबल बॉन्ड देखने को मिल रहा है। और अल्काइन का एक एग्जांपल हो गया इथाइन, यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में आपको ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिल रहा है। तो यहाँ हमने क्या देखा, यहाँ पर हमने हाइड्रोकार्बन के टाइप देखे, अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। एक सैचुरेटेड है और बाकी दो अनसैचुरेटेड होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर हमने देखा कि किस तरीके से कार्बन जो है वो किस किस टाइप की चेन बना रहा है, किस किस फॉर्म में जो है वो बॉन्डिंग कर सकता है। स्ट्रेट चेन में कर सकता है, ब्रांच चेन में कर सकता है, एक ब्रांच वहां पे होगी, एक या एक से ज्यादा ब्रांचेस प्रेजेंट होगी, या वहां पर रिंग चेन, रिंग फॉर्म बना सकता है, एक क्लोज्ड रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना सकता है। तो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स है जहां पर कार्बन जो है वो बॉन्डिंग कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर बात करते हैं कि हेटेरो एटम क्या होता है। देखिए हमने बात की हाइड्रोकार्बन की, तो हाइड्रोकार्बन में कौन से दो एलिमेंट प्रेजेंट है, कार्बन एंड हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन को हम किसी दूसरे एलिमेंट से रिप्लेस कर दे, जैसे कि ऑक्सीजन, जैसे कि सल्फर, या कोई दूसरा एक एलिमेंट है जिससे हम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हैं, बस शर्त यहां पर यह है कि कार्बन की वैलेंसी वहां पर सेटिस्फाई रहनी चाहिए। तो उस एलिमेंट, जिस एलिमेंट से हमने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया था, वो एलिमेंट जिससे हमने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया था, उसे हमने क्या कहा, हेटेरो एटम कहा। यानी कि इस केस में, मिथेनॉल के केस में, ऑक्सीजन क्या है, हेटेरो एटम है। यहां पे क्लोरीन क्या है, हेटेरो एटम है। यानी कि कार्बन एंड हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, यानी कि हाइड्रोकार्बन्स में अगर हाइड्रोजन को हम किसी और एलिमेंट से रिप्लेस कर देते हैं तो वो एलिमेंट्स क्या कहलाता है, वो एलिमेंट्स यहां पर हेटेरो एटम कहलाता है। हेटेरो एटम आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं फंक्शनल ग्रुप। एक ऐसे एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो किसी कार्बन कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड हम कह सकते हैं, उसे एक्टिव बनाता है, रिएक्टिव बनाता है और उसकी प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है, उसके फंक्शन को डिसाइड करता है, उसे हम क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप। जैसे यहां पर OH ग्रुप है। OH ग्रुप क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है जिसे हम अल्कोहल कहते हैं। ये क्या करता है, ये ग्रुप क्या करता है, इस कंपाउंड को जो पहले अनरिएक्टिव था उसे रिएक्टिव तो बना ही रहा है, साथ ही साथ ये ग्रुप उसकी प्रॉपर्टी को भी डिसाइड कर रहा है कि ये कंपाउंड कैसी प्रॉपर्टी शो करेगा। सिमिलरली यहां पर क्या फंक्शनल ग्रुप है, यहां पे COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो अटैच है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो यहां पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या कर रहा है, इस कंपाउंड को रिएक्टिव तो बना ही रहा है, साथ ही साथ इसे क्या कर रहा है, साथ ही साथ इस ग्रुप को एक प्रॉपर्टी दे रहा है, एक डिफरेंट प्रॉपर्टी दे रहा है, डिसाइड कर रहा है कि ये कंपाउंड कौन सी प्रॉपर्टी शो करेगा। चलिए फंक्शनल ग्रुप आई होप क्लियर होगा। यहां पे देख लेते हैं कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होंगे। तो एक होगा हेलो, जहां पे सारे हेलोजन एटम होंगे, चाहे वो क्लोरीन हो गया, चाहे वो ब्रोमीन हो गया, चाहे वो आयोडीन हो गया। अब आप इसके लिए यहां पर इस तरीके से शो कर सकते हो, ठीक है। यहां पे आप जैसे क्लोरीन अटैच हो, ब्रोमीन अटैच हो, ऐसे आयोडीन अटैच हो सकता है। और फंक्शनल ग्रुप क्या होंगे, अल्कोहल OH, एल्डिहाइड CHO, यानी कि कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, और इस तरफ एक साइड में आपका हाइड्रोजन एटम होगा और दूसरी साइड आपकी क्या होगी, कार्बन की चेन होगी। वैसे आपका एक और फंक्शनल ग्रुप है कीटोन। कीटोन में क्या होता है, दोनों ही साइड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के दोनों ही साइड आपको कार्बन कार्बन की चेन देखने को मिलती है, और यही डिफरेंस होता है एल्डिहाइड और कीटोन में। कीटोन की अगर हम बात करते हैं तो दोनों ही साइड कार्बन कार्बन की चेन आपको देखने को मिलती है। वहीं एल्डिहाइड में अगर आप बात करेंगे तो एक साइड आपको हाइड्रोजन एटम देखने को मिलेगा और दूसरे साइड आपको कार्बन की चेन देखने को मिलेगी। वहीं अगर एक और लास्ट फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो ये होगा COOH ग्रुप। यहां पर कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड में कनेक्टेड है और साथ ही साथ उसी कार्बन के साथ OH ग्रुप भी अटैच है और एक साइड आपकी कार्बन की चेन आ जाती है। तो यहां पर ये चार पांच जो हैं वो फंक्शनल ग्रुप्स होंगे जो आपको पता होने चाहिए। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, एक ऐसे ग्रुप ऑफ एटम्स या एटम्स जो किसी भी कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी है वो डिफाइन कर रहे होते हैं और उस कंपाउंड को रिएक्टिव बना रहे होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात करेंगे होमोलोगस सीरीज की कि होमोलोगस सीरीज क्या होता है। होमोलोगस सीरीज क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिनका सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, जिनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। यहां पर जो एडजेसेंट मेंबर्स होते हैं होमोलोगस सीरीज के, वो डिफर करते हैं एक कार्बन एटम एंड दो हाइड्रोजन एटम से, यानी कि CH2 यूनिट से दो एडजेसेंट मेंबर एक होमोलोगस सीरीज में डिफर कर रहे होते हैं। यहां पे क्या होता है, जो कंपाउंड्स होते हैं स्ट्रक्चर सिमिलर होता है और उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होती है, बट यहां पर उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, थोड़ी देर बाद जानेंगे। यहां पर अगर हम बात करते हैं ईच सक्सेसिव
मेंबर की, तो वो कितने यूनिट से डिफर कर रहा होगा, CH2 यूनिट से डिफर कर रहा होगा। अब कंपेयर कर सकते हैं, जैसे CH4 और C2H6 है, डिफरेंस क्या है, एक कार्बन एटम का है और दो हाइड्रोजन एटम का है। सिमिलरली यहाँ पे आप देख लीजिए, एक कार्बन एटम का है और दो हाइड्रोजन एटम का है। सिमिलरली यहाँ देख लीजिए, एक कार्बन एटम का है और दो हाइड्रोजन एटम का है। यानी कि डिफरेंस किस यूनिट का हुआ, CH2 यूनिट का डिफरेंस आपको इस सक्सेसिव मेंबर में देखने को मिलेगा। अब होमोलोगस सीरीज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि अगर एडजेसेंट मेंबर्स को हम देख रहे हैं एक ही होमोलोगस सीरीज के, तो वहां पर वो एक उसमें डिफरेंस क्या होगा, एक कार्बन एटम और दो हाइड्रोजन एटम का होगा। अगर एक कार्बन एटम है और दो हाइड्रोजन एटम है, तो मॉलिक्यूलर मास के टर्म में हम कह सकते हैं कि 14 U का डिफरेंस होगा उन दोनों ही एडजेसेंट मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज के मॉलिक्यूलर मास में। तीसरी चीज हमने क्या देखी, अगली चीज हम क्या देखेंगे, एक और चीज यहां इसमें होती है कि होमोलोगस सीरीज में जितने मेंबर्स होते हैं उनका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो सेम होता है। जैसे अगर अल्केन की हम बात करते हैं, अल्केन की अगर हम बात करते हैं, तो वो जो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2 होता है। 1 डाल दीजिए CH4 आ जाएगा, 2 डाल दीजिए C2H6 आ जाएगा यानी कि इथेन आ जाएगा, 3 डाल दीजिए C3H8 आ जाएगा यानी कि प्रोपेन आ जाएगा। यानी कि यहां देख रहे हैं आप सभी जो मेंबर्स होंगे अल्केन होमोलोगस सीरीज के, अल्केन की सीरीज के, उन सभी का जो जनरल फॉर्मूला है वो सेम है। वहीं अल्कीन का क्या होगा, अल्कीन का जनरल फॉर्मूला CnH2n, अल्काइन का जनरल फॉर्मूला, अल्काइन का जनरल फॉर्मूला CnH2n-2। तो यहां देख रहे हैं कि होमोलोगस सीरीज के सारे ही मेंबर्स का जो जनरल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, सेम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं इस चैप्टर के, जो कि एक बेसिक है, वो क्लास 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो एक सबसे पहला जो सीडी होता है एक बड़ी इमारत की, वो सबसे पहली सीडी क्या है, IUPAC है। IUPAC यानी कि क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये क्या कहता है, एक सेट ऑफ रूल्स देता है जिससे हम किसी भी कंपाउंड की नेमिंग करते हैं। और ये सेट ऑफ रूल्स क्यों बनाए गए, ताकि यूनिवर्सली हर एक कंपाउंड का नाम जो है वो सेम रहे। ऐसा नहीं है यहां पर अगर हम मीथेन बोल रहे हैं, वहां पर कोई उस कंपाउंड को कोई और नाम से बुला रहा हो। इसलिए IUPAC ने, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने क्या किया, एक सेट ऑफ रूल पास किए कि भैया इन रूल्स को फॉलो करके आप क्या कर सकते हो, किसी भी कंपाउंड की नेमिंग कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम हमेशा कभी भी किसी भी कंपाउंड का नाम दे रहे होंगे तो वहां पर IUPAC के कुछ रूल्स हम फॉलो कर रहे होंगे। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहला स्टेप होता है हमें पेरेंट चेन को सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, पेरेंट चेन क्या होती है, पेरेंट चेन यानी कि एक ऐसी चेन जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट होंगे। देखिए ये एक ऐसी चेन होगी, अगर आपने हाथ रखा है तो आपका हाथ उससे उठना नहीं चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ ऐसे लेंगे फिर ऐसे लेंगे और ऐसे करके ले जाएंगे। इस तरीके से चेन आप सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं, एक बार भी आप हाथ अपना जो है वो उठा नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर हमें पेरेंट चेन सबसे पहले सिलेक्ट करना सीखना है। तो हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या है, पहली पॉसिबिलिटी है 1, जस्ट अ सेकेंड, 1 2 3 4 5। पहली पॉसिबिलिटी में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो हमारा पेरेंट चेन क्या होगा, हमारा पेरेंट चेन इस तरीके से होगा। क्यों होगा इस तरीके से, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम उस चेन में आ रहे हैं। और यही हम चाहते हैं, जब भी हम नेमिंग कर रहे होते हैं, पेरेंट चेन सिलेक्ट कर रहे होते हैं, तो एक ऐसा पेरेंट चेन सिलेक्ट करना होता है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे। तो पहला स्टेप आई गेस आप सभी को क्लियर हो गया। पहला स्टेप क्लियर होने के बाद आपके माइंड में ये वाला जो चार्ट है वो अपने आप ही बन जाना चाहिए। देखिए आपको ये पता चल गया कि ये आपकी पेरेंट चेन है, पेरेंट चेन निकालना आपको पता चल गया। तो पेरेंट चेन अगर आप निकाल लोगे तो पेरेंट चेन में जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे वो क्या डिसाइड कर रहे होंगे, वो रूट वर्ड डिसाइड कर रहे होंगे। जैसे अगर एक कार्बन एटम है तो उसे हमने क्या कहा, मैं 2 कार्बन एटम है तो एथ, 3 कार्बन एटम है तो प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए हम क्या बोलेंगे, पेंट बोलेंगे। उसी तरीके से 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए अनडेक। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें पेरेंट चेन सिलेक्ट करनी है। उसके बाद देखना है पेरेंट चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, तो उस हिसाब से हमें रूट वर्ड जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। यानी कि बेसिकली रूट वर्ड हमें क्या बता रहा है, रूट वर्ड हमें ये बता रहा है कि भैया आपके अंदर आपकी जो चेन है, पेरेंट चेन है, उसके अंदर कितने कार्बन एटम जो हैं
वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो रूट वर्ड डिसाइड करने के बाद आप क्या देखेंगे, प्राइमरी सफिक्स को। प्राइमरी सफिक्स क्या बता रहा होगा कि कंपाउंड में कोई अनसैचुरेशन प्रेजेंट है नहीं। अगर नहीं है तो आप सफिक्स क्या यूज करेंगे, इन। अगर है तो आप क्या यूज करोगे, इन। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आप क्या यूज करोगे, आइन यूज करोगे। देखिए एक सिंपल सी चीज आप देखिएगा, नेमिंग करते टाइम पे अगर दो वोवेल साथ में आ रहे हैं तो आप किसी भी एक वोवेल को आप क्या कर सकते हैं, ओमिट कर सकते हैं। प्राइमरी सफिक्स हो गया। प्राइमरी सफिक्स क्या बता रहा है, सैचुरेशन है या कंपाउंड या अनसैचुरेशन प्रेजेंट है कंपाउंड के अंदर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे क्या होगा, उसके बाद हमें सेकेंडरी सफिक्स चुनना है। सेकेंडरी सफिक्स हमें क्या बताता है, सेकेंडरी सफिक्स हमें यह बताता है कि उस कंपाउंड के साथ कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच है कि नहीं। अगर है तो वो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, क्योंकि वही फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करेगा कि उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, रूट वर्ड सिलेक्ट करना है। फिर हमें प्राइमरी सफिक्स लिखना है। यहाँ पे अगर सिंगल बॉन्ड है तो हम एन लिखेंगे, डबल बॉन्ड है तो हम इन लिखेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड है तो हम क्या लिखेंगे, आइन लिखेंगे। इस तरीके से हम प्राइमरी सफिक्स को लगा रहे होंगे। सेकेंडरी सफिक्स क्या बता रहा है, सेकेंडरी सफिक्स कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वो हमें बताना है। अब क्या सफिक्स यूज करते हैं अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स के लिए, वो अभी थोड़ी देर में हम डिस्कस करते हैं। और प्रीफिक्स हम क्या लगा रहे होंगे, प्रीफिक्स हम लगा रहे होंगे कोई साइड चेन प्रेजेंट है, कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो उसे हम कैसे इंडिकेट कर रहे होंगे, सब्स्टिट्यूएंट की मदद से। उसको हम प्रीफिक्स की मदद से इंडिकेट कर रहे होंगे, सब्स्टिट्यूएंट की मदद से नहीं, प्रीफिक्स की मदद से हम इंडिकेट कर रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे रूट वर्ड्स क्या बता रहे हैं, एक बार वापस से समझ लेते हैं। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ओके, प्राइमरी सफिक्स क्या बता रहे हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम। प्राइमरी सफिक्स क्या बता रहे हैं, प्राइमरी सफिक्स सैचुरेशन है या नहीं, सैचुरेशन है या अनसैचुरेशन। ठीक है, सैचुरेशन है या अनसैचुरेशन। उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स क्या है, सेकेंडरी सफिक्स यानी कि हमें ये बताता है कि उस कंपाउंड में कोई भी फंक्शनल ग्रुप जो है, उस कंपाउंड में कोई भी फंक्शनल ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले रूट वर्ड सिलेक्ट कर लीजिए, फिर आप दोनों सफिक्स देख लीजिए, दोनों सफिक्स में जो भी है वो ऐड ऑन कर लीजिए, फिर प्रीफिक्स देख लीजिए। जैसे ही आपने सारी चीज़ें देख ली, आपका जो आई पैक वाला पार्ट है वो आपका जो होगा वो एकदम सॉर्टेड हो चुका है। चलिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। नेमिंग हमारी हो चुकी है, किस तरीके से करना है, पेरेंट चेन हम रूल्स हम समझ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर अभी तक मैंने ये नहीं बताया गया कि भैया फंक्शनल ग्रुप के लिए आप कौन सा सफिक्स यूज कर सकते हैं। तो अगर आपका जो कंपाउंड में हेलो अल्केन है, ठीक है, तो आप क्या यूज कर रहे होगे, हेलो यूज कर रहे होगे। क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो आयोडो। उसके बाद अगला अल्कोहल जो है उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, OL। ठीक है, अल्कोहल को आप कैसे बोलोगे, कैसे रिप्रेजेंट करोगे, OL से करोगे। एल्डिहाइड को कैसे करोगे, AL से करोगे। कीटोन को कैसे करोगे, कीटोन को आप ON से करोगे। और यहाँ पर आप कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे करोगे, ओइक एसिड से करोगे। अल्कीन के लिए आप इन यूज कर सकते हैं, एंड अल्काइन के लिए आप यूज क्या कर सकते हैं, आइन कर सकते हैं। ठीक है, अल्कीन के लिए इन, अल्काइन के लिए आइन। तो अब आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि हम नेमिंग किस तरीके से करेंगे, क्या सेट ऑफ रूल हम फॉलो कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल को देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले वाले कंपाउंड को हमें नेमिंग करनी है। नेमिंग हमें इस तरीके से नंबर हमें प्रोवाइड करने हैं। नंबर आप दो तरीके से दे सकते हो, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, या 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से हम नेमिंग दे सकते हैं। तो हम कौन सा नेमिंग लेंगे, जिसमें हमें हमारे फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिल रहे होंगे। तो ये हो गया 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 आपके क्या हो जाएंगे, 6 आपके 6 यहाँ पर क्या कार्बन एटम प्रेजेंट है। 6 कार्बन एटम अगर प्रेजेंट है तो रूट वर्ड आपका हो जाएगा हेक्स। यहाँ पे आपका कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो हाँ हेक्स फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, यानी कि ओइक एसिड हो गया। ओइक एसिड आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स है। सेकेंडरी प्रीफिक्स में आप देखोगे तो यहाँ पे क्या प्राइमरी प्रीफिक्स अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे सारे ही एलिमेंट्स क्या बना रहे हैं, डबल बॉन्ड। तो हमने क्या किया, हेक्स एन लिख दिया, और यहाँ पर ओइक एसिड प्रेजेंट है तो हमने ओइक एसिड डाल दिया। अब यहाँ पर एक चीज़ है जो ये भाई कह रहे हैं कि नहीं हो पाएगा, वो ये है कि भैया
यहाँ पर नेमिंग करते टाइम आप ई और ओ दो वोवेल्स को साथ में नहीं ले पाएंगे, ठीक है। नेमिंग करते टाइम आप दो वोवेल्स को साथ में नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो आईपैक के रूल वाले भैया क्या कह रहे हैं, आईपैक के रूल वाले भैया ये कह रहे हैं दो जो वोवेल है वो साथ नहीं रह पाएंगे, इसलिए हम क्या लिखेंगे, हेक्सेन ओइक एसिड। चलिए नेक्स्ट वाला बताते हैं। नेक्स्ट वाले में नंबरिंग दोनों साइड से हो सकती है, बट हम यहीं से करेंगे। हम राइट टू लेफ्ट जाएंगे। राइट टू लेफ्ट क्यों जाएंगे, क्योंकि हमें प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को देनी है। तो ये क्या हो जाएगा, हेक्सेन 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 अल, हेक्सेनल, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, हेक्सेनल। ग्रुप कौन सा है, एल्डिहाइड, क्योंकि एक ही साइड आपको कार्बन चेन देखने को मिलेगी। एल्डिहाइड के लिए आपने सफिक्स क्या यूज किया, अल यूज किया, तो आपका नाम क्या हो गया, हेक्सेनल। यहाँ पे नेक्स्ट अगर आप देखोगे सेम आप डबल बॉन्ड को देना चाहोगे प्रायोरिटी, तो आप नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करोगे 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पे इसका जो नाम होगा वो क्या हो जाएगा, पेंटीन, उसका नाम हो जाएगा पेंटीन, ठीक है। यहाँ आप देख रहे होगे ना ही मैंने फंक्शनल ग्रुप COOH की पोजीशन को बताया, ना ही CHO की पोजीशन को बताया, ना ही डबल बॉन्ड की पोजीशन को बताया, जो कि रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है, जो कि रिक्वायर्ड नहीं है। अगर फर्स्ट पोजीशन पे कोई भी चीज, कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो वहां पर आप नंबर नहीं भी लिखेंगे, उसकी डायरेक्शन को अगर आप नहीं बता रहे होंगे तो भी बाय डिफॉल्ट नाम से लोग समझ जाएंगे कि यार वो फर्स्ट नंबर पे ही अटैच होगा, फर्स्ट नंबर पे ही प्रेजेंट होगा। चलिए अब लास्ट वाला कर लेते हैं। तो नंबरिंग यहां से 1 2 3 4 एंड 5 यानी कि ये क्या हो जाएगा, पेंट और आइन, पेंटाइन, पेंट आइन, आइन क्यों, आइन बिकॉज ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट है, तो नाम आपका क्या हो गया, पेंटाइन, ठीक है। चलिए यहाँ पर अभी तक हमें क्या समझ में आ गया, नेमिंग किस तरीके से करना है कार्बन एटम्स कंपाउंड का समझ में आ गया। देखिए सिंपल से स्टेप्स आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले आपके माइंड में आना चाहिए कि एक पैरेंट चेन सिलेक्ट कर लो, फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को हम याद करके रूट वर्ड हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। फिर हमें क्या चाहिए, एक प्रीफिक्स चाहिए, देख लो कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है वहां पर, नहीं है तो भैया प्रीफिक्स आपका ऐसे ही रह जाएगा। अब सैचुरेशन अनसैचुरेशन देख लो, सैचुरेशन के केस में इन और अनसैचुरेशन के केस में इन और आइन, ठीक है। इस तरीके से आपको देखना होगा। अब ये सारी चीजें देख ली आपने, उसके बाद आपका क्या बन जाएगा, नाम बन जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। यहाँ सबसे पहले हमें 4 रिएक्शंस पढ़नी होगी, जिसमें कंबशन रिएक्शन है, जिसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, जिसमें एडिशन रिएक्शन है और इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी है। सबसे पहले हम कवर कर रहे होंगे कंबशन रिएक्शन को। कंबशन रिएक्शन का मतलब होता है कार्बन कंपाउंड्स को हम एयर में बर्न कर रहे होते हैं। एयर में बर्न कर रहे होते हैं मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के साथ कार्बन कंपाउंड्स को रिएक्ट करा रहे होते हैं। तो यहां पर क्या बन रहा होगा, एज अ प्रोडक्ट CO2 बन रहा होगा, साथ ही साथ वाटर बन रहा होगा और हीट एंड लाइट भी रिलीज हो रहा होगा। अगर हीट एंड लाइट रिलीज हो रही होगी तो ये रिएक्शन कैसा होगा, ये रिएक्शन होगा एक्सोथर्मिक। ये रिएक्शन कैसा होगा, एक्सोथर्मिक होगा। एक एग्जांपल देख लेते हैं, मीथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्या बना रहा है, CO2 और H2O बना रहा है, साथ ही साथ हीट एंड लाइट रिलीज हो रही है। एक और एग्जांपल देख लीजिए, ये क्या है, ये है इथेनॉल। ये रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, क्या बना रहा है, CO2 H2O एंड हीट एंड लाइट। यानी कि कार्बन कंपाउंड जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो CO2 और H2O के साथ वहां पर हीट एंड लाइट भी रिलीज हो रही होगी। क्योंकि हीट एंड लाइट रिलीज हो रही है तो अब मैं वापस से कहूंगा इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। तो कंबशन रिएक्शन में कार्बन कंपाउंड्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, CO2 और H2O एज अ प्रोडक्ट बनाते हैं और वहां पर हीट एंड लाइट भी रिलीज हो रहा होता है। चलिए अब कंबशन रिएक्शन की बात करते हैं। तो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो जनरली जब उन्हें हम जलाते हैं तो हमें वहां पर एक ब्लू नॉन सूटी फ्लेम मिल रही होती है, यानी कि वहां पे काले कलर का कोई भी सब्सटेंस, कोई भी पदार्थ वहां पर फॉर्म नहीं हो रहा होता है, वहां पर हमें क्लीन ब्लू फ्लेम देखने को मिलती है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में जो कार्बन कंटेंट होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो यहां पर क्या होगा कि जितनी सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हम दे रहे हैं उसमें कंप्लीट कंबशन हो जाता है और कंप्लीट कंबशन होने के कारण ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है वो हमें एक क्लीन ब्लू फ्लेम दे रहे होंगे। देखिए कभी कभी जरूरी नहीं है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी जो है वो क्लीन ब्लू फ्लेम ही हर केस में दे रहे होते हैं। अगर आप ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिट कर लेते हैं तो उस केस में हमें क्या मिल रहा होता है, उस केस में हमें वहां पर येलो कलर का फ्लेम देखने को मिलता है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कैसा फ्लेम देंगे, वो आपको कैसा फ्लेम देंगे, ब्लू कलर का फ्लेम देंगे। अब आगे बढ़ेंगे, अनसैचुरेटेड
अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में क्योंकि जो कार्बन कंटेंट है वो ज़्यादा होता है तो इनका रिक्वायर्ड ऑक्सीजन होता है कंबशन के लिए वो उन्हें मिल नहीं पाता, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन वहां अवेलेबल नहीं होता है, इसलिए कंप्लीट कंबशन ये अंडरगो नहीं करता, वहां पर इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा होता है और इसीलिए यहां पर येलो फ्लेम आ रही होती है और ये फ्लेम फ्रूटी फ्लेम होती है, यानी कि यहां पर ऐसे ब्लैक सब्सटेंसेस जो हैं वो भी ब्लैक स्मोक जो है वो भी फॉर्म हो रही होती है। ये क्लियर हो गया। तो अगर आप अल्कोहल को जला रहे होंगे तो वहां पर कैसा आ रहा होगा, वहां पे जो फ्लेम आ रही होगी अल्कोहल के केस में, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के केस में वो क्लीन ब्लू कलर की फ्लेम आ रही होगी। लेकिन अगर आप एक ऐसे सब्सटेंस को जला रहे हैं जहां पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, वहां पर आपको ब्लैक सूटी फ्लेम देखने को मिलेगी, येलो सूटी फ्लेम देखने को मिलेगी, ना कि ब्लैक सूटी फ्लेम देखने को मिलेगी, येलो सूटी फ्लेम आपको वहां देखने को मिलेगी। एग्जाम्पल के तौर पे आप कैंसर को जला के देख लीजिए, आप नेफ्थलीन को जला के देख लीजिए, वहां पर आपको एक येलो सूटी फ्लेम देखने को मिलेगी। तो ये क्या था, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का कंबशन था जहां पर आपको येलो कलर की फ्लेम, येलो नॉन सूटी फ्लेम देखने को मिलेगी। अब हम चलते हैं अपने दूसरे रिएक्शन की तरफ, यानी कि ऑक्सीडेशन की तरफ। ऑक्सीडेशन रिएक्शन का क्या मतलब होता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ये तो हमने पहले चैप्टर में ही पढ़ लिया था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। किसी भी कंपाउंड में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन अगर हम करते हैं तो उसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो यहां पर ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होगा, यानी कि कार्बन कंपाउंड्स में अगर हम ऑक्सीजन का एडिशन कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। अब यहां पे आप देख सकते हैं CH3CH2OH, यानी कि यहां पर जो इथेनॉल है वो ऑक्सीडेशन के बाद क्या बना रहा है, एसिड बना रहा है। ये क्या है, एक टाइप का अल्कोहल है। अल्कोहल का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हुआ तो यहां हमें क्या मिला, एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड मिला। ठीक है, तो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हुआ तो हमें क्या मिला, एसिड मिला। अब देखिए एक चीज आपको पता है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ साथ होती है, यानी कि अगर अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कोई एक ऐसा सब्सटेंस होगा जो उसे ऑक्सीडेशन करने में हेल्प कर रहा होगा और वो खुद ब खुद क्या हो रहा होगा, रिड्यूस हो रहा होगा। और उस सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, उस सब्सटेंस को हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग, उस सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, यहाँ पर हम अल्केलिन KMnO4 को या पोटेशियम डाइक्रोमेट को ऐसा एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हैं। तो अल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन होता है तो हमें क्या मिलता है, हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। इस केस में इथेनॉल का ऑक्सीडेशन हुआ था और हमें इथेनोइक एसिड मिल रहा था एज अ प्रोडक्ट। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, ये हमने अभी डिस्कस किया कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसे सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन में हेल्प कर रहे हो, यानी कि ऑक्सीजन को फैसिलिटेट करा रहे हो, दूसरे कंपाउंड में उसका एडिशन करवा रहे हो। ठीक है, दो टाइप के हम यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हैं। पहले का नाम था अल्कलीन पोटेशियम परमैंगनेट और दूसरे का नाम था पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, यहाँ पे दूसरा जो केमिकल रिएक्शन था कार्बन कंपाउंड्स का, वो भी हम कवर कर चुके हैं। अब हम बढ़ेंगे तीसरे केमिकल रिएक्शन की तरफ जो कि है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन बेसिकली जो है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अंडरगो करते हैं। यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर जो अनसैचुरेशन होता है यानी कि डबल बॉन्ड या जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसमें हाइड्रोजन का एडिशन होता है और हमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मिल जाता है। यहाँ पे हम निकल को पैलेडियम को प्लेटिनम को एज अ कैटलिस्ट हम यहाँ पर यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन का एडिशन भी हो रहा है। इस रिएक्शन को हाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। कैटलिस्ट यहाँ पर निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम यूज किया जाता है। यहाँ एक एग्जांपल देख लीजिए, इथीन है। इथीन में जब हाइड्रोजन का एडिशन होता है तो हमें क्या मिल जाता है, इथेन मिल जाता है। तो एडिशन रिएक्शन यानी कि अनसैचुरेशन से सैचुरेशन तक का सफर। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हम हाइड्रोजन का एडिशन कराते हैं और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मिल रहे होते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स में आप हाइड्रोजन का एडिशन करा रहे हो। चलिए इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन देख लेते हैं। जो हमारा वेजिटेबल ऑयल होता है वो अनसैचुरेटेड होता है, जो कि हेल्दी होता है। बट जो हमें घी खाना होता है वो क्या होता है, एक सैचुरेटेड कंपाउंड होता है। और हमें वेजिटेबल घी कैसे मिलता है, जब हम ऑयल का हाइड्रोजनेशन करा लेते हैं। ऑयल के हाइड्रोजनेशन कराने के लिए हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस को पास करेंगे, वहां कैटलिस्ट हम निकल, प्लैटिनम या पैलेडियम में से किसी को यूज करेंगे, हीट करेंगे और वहां पर हमें क्या मिल रहा होगा, वेजिटेबल घी मिल रहा होगा। वेजिटेबल ऑयल लिक्विड इन नेचर होता है। वेजिटेबल घी की अगर हम बात करेंगे तो वो सॉलिड इन नेचर, सॉलिड इन स्टेट होता है। नेचर या फिजिकल स्टेट हम कह सकते हैं।
नेचर ना ही कीजिए, नेचर ना ही कहिए, आप वहां पर फिजिकल स्टेट कह सकते हैं, ठीक है, वो बेटर वर्ड होगा। ये चीज आपको क्लियर हो गई। तो जब आप वेजिटेबल ऑयल का हाइड्रोजिनेशन करेंगे, वेजिटेबल ऑयल के हाइड्रोजिनेशन करने के बाद आपको प्रोडक्ट क्या मिल रहा होगा, वेजिटेबल घी मिल रहा होगा। लेकिन हेल्थ के लिहाज से अगर हम बात करेंगे तो वेजिटेबल ऑयल ज्यादा बेटर रहता है। वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल घी जो होता है वो हमारे हेल्थ के लिए उतना सुटेबल नहीं होता है, थोड़ा हार्मफुल होता है हमारे हेल्थ के लिए। चलिए, एडिशन रिएक्शन समझ में आ गया, हाइड्रोजन का आपने एडिशन कराया कार्बन कंपाउंड्स में। अब लास्ट रिएक्शन हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन। देखिए नाम से ही पता चल रहा है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का एडिशन, ठीक है, एडिशन यानी कि किसी चीज का आप एडिशन करा रहे होगे, ठीक है। फिर अब आ गया सब्स्टिट्यूशन, यानी कि यहाँ पर कुछ सब्स्टिट्यूट हो रहा होगा। तो यहाँ पर कार्बन कंपाउंड्स में आप क्या कर रहे होंगे, हाइड्रोकार्बन्स में हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट करा रहे होंगे किसी दूसरे एलिमेंट से, जैसे क्लोरीन हो गया, जैसे फ्लोरीन हो गया, जैसे आयोडीन हो गया, जैसे कोई दूसरा कोई एलिमेंट हो गया। यहां पर अगर आप देखेंगे तो मीथेन है, मीथेन को जब Cl2 के साथ रिएक्ट कराओगे लाइट की प्रेजेंस में, He का मतलब होता है लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराना, तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3Cl प्लस CH3Cl प्लस HCl। ये क्या है, एक चेन रिएक्शन है। तो यहां पर जो CH3Cl है वो फर्दर Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा और आपको क्या देगा, CH2Cl2। अब ये वापस से रिएक्ट करेगा और आपको क्या देगा, CH Cl3, और ये लास्ट में आपको ये रिएक्शन क्या देगी, CCl4। तो ये चेन रिएक्शन है, ये कंप्लीट हो जाएगी और लास्ट में आपको CCl4 एज अ प्रोडक्ट मिल रहा होगा। तो हुआ क्या है, यहाँ पर जो भी हाइड्रोकार्बन्स में हाइड्रोजन प्रेजेंट थे उनको किसने रिप्लेस कर दिया, दूसरे एलिमेंट ने रिप्लेस कर दिया। फॉर एग्जांपल यहां हमने देखा मीथेन में सारे हाइड्रोजन को किसने रिप्लेस कर दिया, क्लोरीन एटम ने रिप्लेस कर दिया। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है हाइड्रोजन को कोई दूसरा एलिमेंट रिप्लेस कर रहा है। ये चीज क्लियर हो गया। अब अगर ये चीज क्लियर हो गई है तब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ रहे होंगे कार्बन के कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। यहां पर दो कंपाउंड्स को हमें कवर करना है, पहला है इथेनॉल और दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा इथेनोइक एसिड। पहला हम क्या जान रहे हैं, पहला हम पढ़ेंगे इथेनॉल के बारे में। तो चलिए इथेनॉल को समझते हैं कि इथेनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक जो है वो क्या होती है। इथेनॉल जो है वो रूम टेम्परेचर में क्या होता है, लिक्विड होता है। इथेनॉल को हम क्या कहते हैं, अल्कोहल कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है अल्कोहलिक ड्रिंक में। ये मेडिसिन में भी यूज होता है, जैसे कि टिंक्चर ऑफ आयोडीन में यूज होता है, कफ सिरप्स में यूज होता है, टॉनिक्स में यूज होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये एक गुड सॉल्वेंट है। ये वाटर में भी सॉल्युबल हो जाता है, हर एक प्रोपोर्शन में ये वाटर में सॉल्युबल होता है। वहीं अगर हम बात करें एकदम प्योर इथेनॉल को अगर हमने कंज्यूम कर लिया तो वो काफ़ी लीथल होता है हमारी हेल्थ के लिए, ठीक है। ये सूटेबल नहीं है कि हम प्योर इथेनॉल कंज्यूम करें, ठीक है, जिसे हम एब्सोल्यूट अल्कोहल भी कह सकते हैं। ये हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी डेंजरस हो सकता है अगर हम प्योर इथेनॉल या एब्सोल्यूट अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं। चलिए अब इथेनॉल की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। यहाँ दो रिएक्शंस हमें कवर करनी है। पहला इस इथेनॉल का रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ और दूसरा डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल हम देख रहे होंगे। तो सबसे पहले इथेनॉल का जब हम रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ देखते हैं तो हमें क्या प्रोडक्ट मिल रहा होता है। तो जब इथेनॉल सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वहां पर सोडियम इथेक्साइड बन रहा होता है और हाइड्रोजन गैस बन रही होती है। तो यहां पर सोडियम, ठीक है, जब सोडियम मेटल इथेनॉल के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें क्या मिल रहा होगा, सोडियम इथॉक्साइड, एक हमें गैस मिल रही होगी, एक हमें सॉल्ट सोडियम इथॉक्साइड मिल रहा होगा और एक हाइड्रोजन गैस हमें मिल रही होगी। हाइड्रोजन गैस का अगर आपको कंफर्मेशन करना है तो वही आप कर सकते हो कि एक इग्नाइटिंग सोर्स लेकर आइए और इग्नाइटिंग सोर्स को जैसे ही आप वहां पास लेकर आएंगे गैस के, वो पॉप साउंड से बर्न हो जाएगा, ठीक है। तो इथेनॉल जब सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, सोडियम इथॉक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। चलिए दूसरा रिएक्शन हम देखेंगे इथेनॉल का, जो कि है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। डिहाइड्रेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। एक ऐसा प्रोसेस जहां पर कंपाउंड में से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव किया जाता है जब हम उसे हीट कर रहे हैं। एक्सेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में टेम्परेचर क्या होगा, 170 डिग्री सेल्सियस या 443 केल्विन पे जब एक ऐसा प्रोसेस होगा जहां पर आप किसी कंपाउंड में से H2O को रिमूव कर रहे हैं, हीट करेंगे और जहां पर कैटलिस्ट क्या होगा, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। फॉर एग्जांपल यहां हमने क्या
लिया है, इथेनॉल। इथेनॉल को जब आप हीट करोगे तो होगा क्या, इसमें से पानी निकल जाएगा और आपको क्या मिलेगा, इथीन मिलेगा और साथ ही साथ पानी मिलेगा। और यहाँ पर कितने टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रही होती है, 443 केल्विन पे यहाँ पर रिएक्शन हो रही होती है। यहाँ पे क्या होता है, आप उस कंपाउंड में से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर लेते हो, इसलिए यहाँ पर आप क्या कह रहे होते हो, इस रिएक्शन को डिहाइड्रेशन रिएक्शन कह रहे होते हो। और जो कैटलिस्ट यूज होता है, जैसे H3PO4 भी हो सकता है, H2SO4 भी हो सकता है, उसे आप क्या कहते हैं, उसे आप कहते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो यहाँ पर आपको दोनों ही केमिकल रिएक्शन इथेनॉल की समझ में आ गई, समझ में आ गई है। समझ में आ गई तो कमेंट सेक्शन में जाके लिख दीजिए, एकदम बिंदास तरीके से। अभी तक सारी चीजें हमें क्लियर हो चुकी है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अब हम क्या देख रहे होंगे, इथेनोइक एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे होंगे। देखिए इथेनोइक एसिड को आप क्या कहते हैं, इथेनोइक एसिड को कॉमनली हम क्या कह सकते हैं, एसिटिक एसिड कह सकते हैं, या 5% एसिटिक एसिड को हम विनेगर भी कह सकते हैं। और ये विनेगर जो है वो एज अ प्रिजर्वेटिव जो है वो यूज होता है। अब इसे हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, 290 केल्विन होता है, इसलिए काफी जल्दी फ्रीज हो जाता है विंटर के दौरान और कोल्ड क्लाइमेट में। और ये फ्रीज हो जाता है तो ग्लेशियर की तरह लगता है, इसलिए हम इथेनोइक एसिड को ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहते हैं। अब हमें क्या देखना है, हमें इथेनोइक एसिड की 3 रिएक्शन देखनी है। तो यहां पर 3 रिएक्शन क्या है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन। इन तीनों रिएक्शन को हम देखेंगे। यहां पर यही तीनों रिएक्शन क्या बता रही है, इथेनोइक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी बता रही है। तो पहली चीज हम देख रहे होंगे, क्या देख रहे होंगे, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। यानी कि एस्टरिफिकेशन रिएक्शन का मतलब होता है एसिड का रिएक्शन, एसिड का रिएक्शन अल्कोहल के साथ, एसिड का रिएक्शन अल्कोहल के साथ, और वहां पे एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस बनता है जिसे हम क्या कहते हैं, ईस्टर। जब एसिड अल्कोहल के साथ रिएक्ट करते हैं और एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस बनाते हैं, उस सब्सटेंस को हम ईस्टर कहते हैं। और ये रिएक्शन जो है एक एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हो रहा होता है। एग्जांपल से समझते हैं, एसिड यानी कि यहां हमने क्या लिया है, इथेनोइक एसिड, ठीक है। अल्कोहल यहां पर हमने क्या लिया है, एग्जांपल के तौर पे इथेनॉल लिया है। जब ये रिएक्ट करते हैं तो यहां पे ये कंपाउंड बन रहा होता है जिसे हम ईस्टर कहते हैं, और साथ ही साथ यहां पर वाटर बन रहा होता है, ठीक है। अगर आप इस ईस्टर को देखेंगे तो ये एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होता है, और यही सब्सटेंस परफ्यूम बनाने के लिए भी यूज होता है, ठीक है। अब जो ईस्टर आपको मिल गया, आप क्या करो, इस ईस्टर को वापस से हीट कर दो अल्कली की प्रेजेंस में, तो आपको आपका जो एसिड होगा, आपको जो आपका एसिड होगा वो मिल जाएगा, और आपको जो आपका अल्कोहल होगा, जो इथेनॉल आपका था इस प्रोसेस की स्टार्टिंग में, वो इथेनॉल आपको वापस मिल जाएगा, ठीक है। आपको कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट फॉर्म में मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का CH3CONA, और यहां पर आपको जो इथेनॉल है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां से आपको एस्टरिफिकेशन रिएक्शन समझ में आ रही है। एक ऐसा रिएक्शन जहां पर अल्कोहल रिएक्ट कर रहा होता है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस ईस्टर बनाने के लिए, और साथ ही साथ वहां पर वाटर मॉलिक्यूल भी बन रहा होता है। और वापस से अगर आप उस ईस्टर को हीट कर देंगे अल्कली के साथ, तो आपको आपका अल्कोहल और एसिड दोनों ही वापस मिल जाएंगे। चलिए एस्टरिफिकेशन रिएक्शन क्लियर हो गया, तो अब चलेंगे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन समझने के लिए। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन चैप्टर 2 में हम सभी ने पढ़ा था, क्या, एसिड का बेस के साथ रिएक्शन, क्या मिलेगा हमें वहां पर, सॉल्ट एंड वाटर हमें मिल रहा होगा, ठीक है। एसिड जब वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा होता है, एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट कर रहा होता है, तो वहां हमें क्या मिल रहा होता है, सॉल्ट एंड वाटर मिल रहा होता है। यहां पर एसिड क्या है, इथेनोइक एसिड, बेस ले लो आप, NaOH ले लिया मान लीजिए, तो सॉल्ट क्या मिलेगा आपको, CH3CONA, और आपको क्या मिल रहा होगा, पानी मिल रहा होगा। यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इथेनोइक एसिड जब किसी भी बेस के साथ, लेट से सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करती है, तो वहां पर सोडियम इथेनोएट बना रहा होता है, और वहां पर वाटर बन रहा होता है रिएक्शन के दौरान। यही होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड का बेस के साथ रिएक्शन, सॉल्ट एंड वाटर बना रहा होता है। क्लियर हो गया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब हम देखेंगे एसिड का मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन। सेम चीज हमने देखी थी, एसिड का जब रिएक्शन होता है मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो वहां पे क्या बनता है, प्रोडक्ट में वहां बन जाता है, प्रोडक्ट में बन जाता है सॉल्ट, एक सॉल्ट बनता है,
वाटर बनता है और वहाँ पे क्या बन रहा होता है, CO2 गैस बन रही होती है। सेम इसी तरीके से यहाँ आप देखोगे तो इथेनोइक एसिड अगर सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगी तो वहाँ सोडियम इथेनोएट बन रहा होगा दोनों ही केसेस में, और दोनों ही केसेस में वाटर और CO2 भी बन रहा होगा। तो ये रिएक्शन हम पहले भी सेकंड चैप्टर में भी समझ चुके हैं। ये एसिड का मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन है। बस फर्क इतना है कि यहाँ पर एसिड स्पेसिफिकली हमने ले रखा है, जो एसिड है इथेनोइक एसिड, और एग्जांपल के तौर पे हमने यहाँ पे एक मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लिया था, जो कि सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट थे रिस्पेक्टिवली, और प्रोडक्ट आपका क्या बन रहा था, सोडियम इथेनोएट बन रहा था, वाटर बन रहा था, और CO2 गैस भी यहाँ पर रिलीज हो रही थी। चलिए, इतनी सारी चीजें पढ़ ली। यहाँ पर हमने दोनों ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड कार्बन के जो थे, इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड, दोनों को कवर कर लिया। अब यहाँ पे इस चैप्टर के हम आखिरी सेगमेंट में आ गए हैं, जो कि है सोप। सोप के बारे में हम पढ़ेंगे कि सोप क्या होता है। सबसे पहले सोप की एक बेसिक डेफिनेशन अगर मैं आपको बताऊं तो सोप जो होता है वो सोडियम सॉल्ट होता है या पोटेशियम सॉल्ट होता है, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड या फैटी एसिड हम कह सकते हैं, जो क्लिनजिंग पर्पस के लिए यूज होता है। सोप की अगर बात करें तो इसमें दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट जो होता है वो नॉन आयोनिक पार्ट होता है। इस पार्ट की अगर आप बात करोगे तो ये पार्ट जो होता है वो नॉन आयोनिक पार्ट होता है, या हाइड्रोकार्बन पार्ट आप इसे कह सकते हैं। और दूसरा जो पार्ट होता है, यानी कि ये पार्ट क्या होता है, ये पार्ट आपका आयोनिक पार्ट होता है। ठीक है, तो दो पार्ट होते हैं, एक आपका हो जाएगा हाइड्रोकार्बन पार्ट और दूसरा आपका हो जाएगा आयोनिक पार्ट। यानी कि मैं इस पार्ट को पोलर बोल सकता हूं और इस पार्ट को मैं क्या बोल सकता हूं, नॉन पोलर बोल सकता हूं। ठीक है, एक पार्ट आपका पोलर इन नेचर होगा और दूसरा पार्ट आपका नॉन पोलर इन नेचर होगा। ठीक है, ये चीज आपकी क्लियर हो गई। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा सोप के बारे में, कि भैया यहाँ पर दो पार्ट होते हैं, एक आयोनिक इन नेचर होता है यानी कि पोलर होता है, और एक आपका लॉन्ग हाइड्रोकार्बन का चेन होता है जो कि नॉन पोलर इन नेचर होता है। तो अगर मैं पोलर की बात करूंगा तो क्या ये पोलर जो पार्ट है, ये जो पोलर पार्ट है सोप का, क्या वो वाटर की तरफ अट्रैक्टेड होगा? तो क्या इसे मैं कह सकता हूं ये वाटर सॉल्युबल होगा? अगर वाटर सॉल्युबल है तो क्या मैं इसे कह सकता हूं ये हाइड्रोफिलिक इन नेचर होगा? हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर से अट्रैक्टेड। वहीं अगर दूसरे पार्ट को देखेंगे जो नॉन पोलर इन नेचर था, क्या मैं उसे हाइड्रोफोबिक कह सकता हूं? यानी कि जो वाटर को रिपेल करता है, वाटर से नफरत करता है। और ये जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होगा वो किससे प्यार करता होगा? ये ऑयल एंड डर्ट से प्यार करता होगा। ये ऑयल एंड डर्ट में सॉल्युबल होगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई आपको। चलिए अब एक एग्जांपल से हम क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप को समझते हैं। पहले हमने स्ट्रक्चर को समझ लिया, अब क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप को समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक बीकर है, उस बीकर में हमारे पास ऑयल और वाटर है। अगर एक बीकर में हमने ऑयल एंड वाटर को डिसॉल्व किया तो क्या होगा? ऑयल और वाटर तो एक दूसरे में सॉल्युबल होंगे नहीं। होगा क्या? ऑयल की डेंसिटी कम है तो वो ऊपर हो जाएगा और वाटर आपका नीचे आपको मिलेगा। बट एक चीज आपने सोची कि यार जब ऑयल एंड वाटर एक दूसरे में सॉल्युबल नहीं होते तो जो डर्ट हमारे कपड़ों में लगा होता है वो तो ऑयली नेचर होता है, तो फिर किस तरीके से पानी भैया उस डर्ट को निकाल लेता है कपड़े में से? तो वहां पे आपने नोटिस किया होगा कि हम एक तीसरा एक्सटर्नल एजेंट यूज कर रहे होते हैं, जैसे हम सोप कह रहे होते हैं। अब आपको पता चला सोप में दो स्ट्रक्चर होते हैं, ये तो हमें पता चल गया अभी। एक होता है जो पानी से इंटरेक्ट करता है, एक होता है जो ऑयल से इंटरेक्ट करता है। जब हमने वो बीकर वाला एग्जाम्पल लिया था जहां वो दोनों एक दूसरे में इनसॉल्युबल थे, बट जैसे ही हम उसमें सोप सॉल्यूशन डाल देंगे तो क्या होगा? अभी इन दोनों में तकरार थी। सोप सॉल्यूशन आया, उसने बोला भाई सोप सॉल्यूशन का एक पार्ट वाटर से कनेक्टेड था, दूसरा पार्ट ऑयल से कनेक्टेड था। उसने क्या किया? दोनों को जोड़ दिया, मिला दिया, आपस में सुलह करा दी और एक दूसरे को मिला दिया एक दूसरे में। पहले तकरार थी, लेकिन भैया जो सोप था उसका एक हाथ कहां था? वाटर के पास, और दूसरा हाथ कहां था? ऑयल के पास। दोनों को लाया, एक दूसरे में सॉल्युबल करवा दिया, क्योंकि वाटर से क्या कनेक्टेड था? उसका जो पोलर पार्ट था, और उससे आपका ऑयल से क्या कनेक्टेड था? आपका नॉन पोलर पार्ट था। और इसी के कारण जो वाटर एंड ऑयल है एक दूसरे में सॉल्युबल हो गया। और यही केस क्लीनिंग के दौरान भी होता है। जो डर्ट होती है उसकी तरफ आपका नॉन पोलर पार्ट अटैच होता है, और जो आपका पानी होता है उस पानी की तरफ आपका पोलर पार्ट जो है वो अट्रैक्टेड होता है, और पानी के अंदर
वो क्या बना रहे होते हैं, एक मिसल फॉर्मेशन, इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। मिसल फॉर्मेशन होता है जो कि आपको क्लींजिंग एक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, ये जो अभी हमने एक्टिविटी डिस्कस की, अगर ये एक्टिविटी आपको देखनी है चैनल पे शॉर्ट पड़ा है, मैं यहाँ पर डाल दूंगा, आप देख सकते हैं जाकर, तो किस तरीके से क्लींजिंग एक्शन आप सोप की मदद से कर सकते हैं। तो यहाँ आपको दो चीज याद रखनी है। पहली चीज, सोप में दो पार्ट होते हैं, एक हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है जो कि आपका हेड पार्ट हो गया, और एक हाइड्रोफोबिक इन नेचर हो गया जो आपका टेल पार्ट हो गया। तो जो आपका हेड पार्ट होगा वो वाटर के साथ इंटरेक्ट कर रहा होगा, जो टेल पार्ट है वो ऑफ कोर्स सी बात है ऑयल एंड डर्ट के साथ इंटरेक्ट कर रहा होगा, और इस तरीके से आपका क्लींजिंग जो होता है वो आपका हो जाएगा कपड़ों का। चलिए, अब सोप की लिमिटेशन क्या होती है वो देख लेते हैं। सोप की लिमिटेशन ये होती है कि इसकी जो इफेक्टिवनेस है वो हार्ड वाटर में रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन होते हैं जो कि रिएक्ट कर लेते हैं सोप के साथ और इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनाते हैं, जिसे हम सोप स्कम कहते हैं। ठीक है, हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन होंगे जो कि सोप के साथ रिएक्ट कर लेंगे और स्कम बना रहे होंगे, और यहाँ पे इसके कारण जो सोप की लेथरिंग कैपेबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी और उसकी जो क्लींजिंग इफेक्टिवनेस है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। यानी कि हार्ड वाटर में आप सोप को यूज नहीं कर सकते हो। हार्ड वाटर में अगर आप सोप को यूज नहीं कर सकते तो वहां आप क्या यूज करोगे, तो वहां हम यूज करेंगे डिटर्जेंट। डिटर्जेंट्स क्या होते हैं भैया, अब तो डिटर्जेंट जो होते हैं वो सोडियम सॉल्ट के लॉन्ग चेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड होते हैं। ठीक है, सोडियम सॉल्ट ऑफ अ लॉन्ग चेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड होते हैं, और इसे हम सोपलेस सोप्स भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, सोपलेस सोप्स। ठीक है, क्योंकि ये सोप की तरह बिहेव तो करते हैं, उनकी तरह क्लींजिंग प्रॉपर्टी तो होती है, बट सोप की तरह इनके पास सोडियम सिट्रेट नहीं होता है, और ये हार्ड वाटर में भी सुटेबल होता है। ठीक है, ये जो होते हैं डिटर्जेंट जो होते हैं वो हार्ड वाटर में भी सुटेबल होते हैं। तो आज हमने इस पूरी वीडियो में क्या कवर कर लिया, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में हर एक एस्पेक्ट्स को हमने इस पूरी वीडियो में कवर कर लिया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस बेहतरीन प्लेलिस्ट को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।